नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ राजश्री और आज देश की बात में बहुत कुछ है। हम देखेंगे कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज 4 दिन के दौरे पर जब भारत पहुंची हैं और पीएम मोदी ने किस तरह से प्रोटोकॉल तोड़ते हुए एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की और इस अगवानी का क्या मतलब है, इससे बांग्लादेश और भारत के संबंधों में कितनी गर्माहट आएगी। और साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि बांग्लादेश के साथ कई अहम समझौतों पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं उससे दोनों देशों के बीच क्या कुछ और अच्छा हो सकता है। अलवर कांड की गूंज आज फिर राज्यसभा में सुनाई दी, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सहित 6 दूसरे राज्यों से गो रक्षा के नाम पर बने संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर 3 हफ्ते में क्यों जवाब मांगा है। बताएंगे हम आपको कि वंदे मातरम का मुद्दा एक बार फिर से क्यों गर्मा गया है। उत्तराखंड के शांतवादियों में क्यों एक बार फिर से ये कहा गया है कि वंदे मातरम कहो, नहीं तो यूपी उत्तराखंड में मत रहो। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी बोल्ड फैसले लेने के लिए मशहूर होते जा रहे हैं। अब उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को रमजान के पहले 3 तलाक मामले का हल निकालने का आश्वासन दिया है। सीएम योगी ने नर्सरी कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाने पर भी जोर दिया है। लेकिन क्या हाल है राज्य में शिक्षा व्यवस्था का, हम बताएंगे अपने स्पेशल सेगमेंट सुनिए योगी जी में। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि क्यों शिवपाल ने अखिलेश यादव से पूछा है कि क्या हुआ तेरा वादा। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ की उड़ान से प्रतिबंध हटाने की बात करेंगे और एक और माननीय सांसद के रूखे बर्ताव से एयर इंडिया के कर्मचारियों और यात्रियों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ा उसकी भी बात करेंगे। बात करेंगे अमेरिका में फिर एक भारतीय की हत्या की और उस पर भारत के रुख की। साथ ही दिखाएंगे कि क्यों आपको छोड़ना पड़ सकता है अपना दफ्तर, छोड़ना पड़ सकता है क्या, छोड़ना पड़ेगा। दरअसल शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के बाद अब एक के बाद एक आप पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीरिया के रासायनिक हमले के बाद अमेरिका ने सीरिया के एयरबेस पर 60 क्रूज मिसाइलें दागी हैं और इससे पूरे विश्व का जो राजनीतिक समीकरण है, जो सामरिक समीकरण है, वो कैसे गड़बड़ा सकता है, रूस का इस पर क्या रुख है, ये आपके सामने रखेंगे। बात 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की भी करेंगे और इससे जुड़े विवादों की भी करेंगे कि क्यों अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि अक्षय कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड रुस्तम के लिए मिला है या फिर उनकी दूसरी फिल्म एयरलिफ्ट के लिए। गौरतलब है कि दोनों ही फिल्मों का नाम बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए गया था और हालांकि प्रियदर्शन ने कहा है कि उन्हें इन दोनों फिल्मों के लिए मिला है, लेकिन फिर यदि दोनों फिल्मों के लिए मिला है तो नाम एक का ही क्यों आया। साथ ही कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसका जल्द ही जो आपको उत्तर मिलने वाला है, उसके लिए कैसी तैयारी की जा रही है बाहुबली फिल्म की टीम की ओर से, इस तैयारी पर भी नजर रखेंगे। और क्यों फिर से बाहुबली पार्ट 1 को रिलीज किया गया है ये भी हम आपको बताएंगे। बात इतिहास की भी करेंगे और सदाबहार हीरो जितेंद्र की भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के देश की बात के इस नए सफर को। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज दोपहर नई दिल्ली पहुंच गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल नजरअंदाज करके नॉर्मल ट्रैफिक के बीच एयरपोर्ट पहुंचकर उनका स्वागत उन्होंने किया। इस दौरान ट्रैफिक पर कोई रोक नहीं थी। हसीना 4 दिनों के दौरे पर भारत आई हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र से जुड़े 25 समझौतों पर अब तक हस्ताक्षर हो चुके हैं। भारत बांग्लादेश के बीच एक ट्रेन के ट्रायल रन को हरी झंडी भी दिखाए जाने के आसार हैं। हालांकि तीस्ता जल बंटवारा समझौता होने की संभावना कम है। जिन 25 मुद्दों पर समझौते होने वाले हैं भारत और बांग्लादेश के बीच, इससे कितना फर्क पड़ेगा दोनों देशों के संबंधों पर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के दौरे का अहम मकसद रक्षा क्षेत्र में भारत से संबंध मजबूत करना है। भारत बांग्लादेश को मिलिट्री सप्लाई के लिए $50 करोड़ का कर्ज देने का ऐलान भी कर सकता है। इसके अलावा सामान्य तौर पर $5 अरब की अतिरिक्त मदद भी दी जा सकती है। दोनों देशों के बीच कारोबार, निवेश, परिवहन और ऊर्जा के क्षेत्र में समझौते हो सकते हैं। साथ ही साइबर सुरक्षा को लेकर एक अहम मसौदा भी हो सकता है। दक्षिण एशिया में ISIS के फैलते जाल के मद्देनजर दोनों देशों के बीच मजहबी कट्टरवाद और आतंकवाद से निपटने में समन्वय को लेकर के चर्चा भी हो सकती है। शेख हसीना नरेंद्र मोदी के न्योते पर भारत आई हुई हैं। हसीना रविवार को अजमेर जाएंगी।
जबकि सोमवार को देश के बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगी। भारत बांग्लादेश के बीच ट्रेन रोजाना कोलकाता से खुलना तक चलेगी। मोदी और हसीना इसके ट्रायल रन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। दोनों वीडियो लिंक के जरिए प्रोग्राम में शामिल होंगे। ट्रेन के इसी साल जुलाई से शुरू होने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच अभी कोलकाता से ढाका तक मैत्री एक्सप्रेस हफ्ते में 4 दिन चलती है। सूत्रों के मुताबिक भारत को तीस्ता समझौते की कामयाबी को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसका कड़ा विरोध करती रही हैं। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ममता को शामिल किए बगैर समझौते पर आगे नहीं बढ़ेगी। सितंबर 2011 में उस वक्त के पीएम मनमोहन सिंह के बांग्लादेश दौरे के दौरान तीस्ता समझौते पर साइन होने के आसार थे, लेकिन ममता के ऐतराज के बाद आखिरी वक्त में इसे रद्द कर दिया गया था। बांग्लादेश के लिए खासकर दिसंबर से मार्च के बीच पानी की कमी के चलते तीस्ता नदी के पानी की अहमियत काफी बढ़ जाती है, क्योंकि इस दौरान पानी का फ्लो अक्सर 1000 क्यूसेक से लेकर 5000 क्यूसेक तक नीचे चला जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की अगवानी करने के लिए शुक्रवार को दिल्ली एयरपोर्ट जाने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला लोक कल्याण मार्ग से दिल्ली एयरपोर्ट तक नॉर्मल ट्रैफिक में ही गया। इस दौरान उस रूट पर किसी तरह की प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे और इसे माना जा रहा है कि वीआईपी कल्चर को अंत करने के लिए एक शुरुआत के तौर पर प्रधानमंत्री इस तरह की यात्रा उन्होंने की है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की अगवानी करते पीएम मोदी का काफिला सामान्य ट्रैफिक को बाधित किए बिना एयरपोर्ट पहुंचा। आमतौर पर प्रधानमंत्री जब अपने काफिले के साथ बाहर निकलते हैं तो उनकी सुरक्षा बेहद कड़ी रहती है। जिस रूट से उन्हें गुजरना होता है वहां 10 मिनट पहले ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। प्रधानमंत्री के काफिले के सबसे आगे सायरन बजाती एक गाड़ी होती है, जो दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी स्टाफ की होती है। उसके बाद एसपीजी की गाड़ी, उसके बाद 2 और गाड़ियां, फिर लेफ्ट और राइट साइड में 2 गाड़ियां, उनके बीच में प्रधानमंत्री की कार, उससे ठीक पीछे फिर लेफ्ट और राइट साइड में 2 गाड़ियां, उसके बाद 2 गाड़ियां और उसके पीछे जैमर से लैस गाड़ी। इसके ऊपर बहुत से एंटेना फिट रहते हैं। ये सड़क के दोनों तरफ 100 मीटर की दूरी पर रखे विस्फोटकों को निष्क्रिय कर सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है एम्बुलेंस का। उसके बाद 2 कारें और रहती हैं। सब गाड़ियों में एनएसजी के अचूक निशाने वाले कमांडो होते हैं। यानी सुरक्षा की खातिर प्रधानमंत्री के साथ करीब 100 लोगों की टीम चल रही होती है। जब पीएम पैदल चलते हैं तो भी उनके आसपास और आगे पीछे वर्दी और सादे कपड़ों में एनएसजी के कमांडो चलते हैं। लेकिन शुक्रवार को प्रधानमंत्री जब शेख हसीना को रिसीव करने गए तो उनकी सुरक्षा में इतना तामझाम नहीं था। बताया जाता है कि इसके पहले अबू धाबी के शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जब भारत दौरे पर आए थे, उस वक्त भी प्रधानमंत्री ट्रैफिक को बाधित किए बिना उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के अलवर में गोरक्षा के नाम पर हुई हिंसा का मामला शुक्रवार को राज्यसभा में फिर से गूंजा। विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ऐसी घटनाओं को धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। वैसे नकवी ने एक दिन पहले इस तरह की किसी घटना से होने से इनकार किया था। राजस्थान का अलवर कांड शुक्रवार को राज्यसभा में फिर उठा। इस पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अपराधी, कातिल, गुंडे और बदमाश को हिंदू मुसलमान की नजर से मत देखिए। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। उससे पहले गुरुवार को भी ये मामला सदन में उठा था और तब नकवी ने ऐसी कोई घटना होने से इनकार किया था। इन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं हुआ और ये गंभीर जवाब है और इधर से कहा मिश्रा जी बाकी ठीक है। आप सुनिए, उसको आप सुनिए मिश्रा जी, कोई मंत्री जी ने बोला गुजरात में नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। जहाँ तक राजस्थान की बात है, जिन्होंने किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लिपापोती किस बात की कर रहे हैं? नकवी ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि जिस तरह की घटना पेश की जा रही है वैसी कोई घटना नहीं हुई। गौरक्षा के नाम पर सरकार गुंडागर्दी का समर्थन नहीं करती। नकवी ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए कहा कि सदन से कोई गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। ऐसे संवेदनशील मुद्दे को हम सबको संवेदनशीलता के साथ डील करना चाहिए और जो भी अपराधी है, अपराधी, कातिल, गुंडा, बदमाश, उसको हिंदू मुसलमान इसके नजर से मत देखिए। अपराधी है। जो हिंसा कर रहा है वो हिंसा है और हिंसा और अपराध को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की नजर से देखेंगे तो निश्चित तौर से इसका मैसेज ठीक नहीं जाएगा।
इससे पहले कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मंत्री को इस घटना को स्वीकार करना चाहिए। आजाद ने आरोप लगाया कि सरकार को ऐसी घटनाओं का बचाव नहीं करना चाहिए। आजाद ने कहा कि प्रधानमंत्री लोगों को खुश करने के लिए बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी से कहा जाता है कि जो करना है करो। कि कल जब ये घटना इस सदन में उठी, पूरे देश के पेपरों में कल भी लिखा है और आज भी बिल्कुल छाए हुए, लेकिन माननीय मंत्री ने बजाय इसको स्वीकार करना चाहिए और केंद्रीय सरकार को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ महीने पहले एक ऐसे सख्त शब्द इस्तेमाल किए थे इन गौ रक्षकों वालों के लिए, लेकिन हमारा लगता है बगल में छुरी मुंह में राम राम। अलवर में पिटाई की घटना 1 अप्रैल की शाम हुई थी। कथित गौ रक्षकों ने गौ तस्करी का आरोप लगाते हुए हाईवे पर 2 जगह पर 6 वाहनों को रोककर 15 लोगों को पकड़ा था। इनमें से 5 लोगों की पिटाई की गई। जख्मी लोगों में हरियाणा के जयसिंहपुरा निवासी पहलू खान की गंभीर हालत थी। उसे कस्बे के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पहलू खान की मौत छाती और पेट में अंदरूनी चोट आने से हुई थी। उसकी छाती की सभी 12 पसलियां टूट गई थीं और फेफड़ों में खून जमा हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर गोरक्षा के नाम पर बने संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और 6 राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने राजस्थान के अलवर इलाके में हुई एक घटना का हवाला देते हुए गोरक्षा के नाम पर दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने की मांग की है। राजस्थान के अलवर में गायों को ले जा रहे कुछ लोगों की पिटाई की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। तथाकथित गौरक्षकों की पिटाई में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वारदात में मारे गए पहलू खां की मौत छाती और पेट में अंदरूनी चोट आने की वजह से हुई। उसकी छाती की 12 पसलियां टूट गई थी और फेफड़ों में खून जमा हो गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने गौरक्षकों पर लगाम लगाने की मांग को लेकर दायर अर्जी पर केंद्र समेत राजस्थान, गुजरात, यूपी, झारखंड, कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरकारों को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब तलब किया है। केंद्र सरकार को रिस्पॉन्ड करना था। आज तक मामला फाइल होकर काफ़ी समय हो गया, वो रिस्पॉन्ड कर नहीं रहे। और इसके बाद कहीं ऐसी घटनाएं हुई जिसपे जो गांव रक्षा के नाम पे आतंकवादी चल रही है, उसमें हत्या हो रही है। अभी अलवर का मामला भी रिस्पॉन्ड बताया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट को। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए केंद्र और 6 राज्य सरकारों को ये आदेश दिया है, नोटिस जारी किया है और आदेश दिया है कि इसका रिप्लाई करें। याचिका में गौ हत्या और गौ तस्करी पर हुई हिंसा से जुड़े 10 मामलों का जिक्र किया गया है। इसमें अलवर कांड भी शामिल है। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इन 7 सरकारों से जवाब मांगा था, लेकिन जवाब दाखिल नहीं करने पर शुक्रवार को नोटिस जारी किए गए। पिटाई की यह घटना 1 अप्रैल की शाम हुई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अनेक स्थानों पर दबिश दी है। गिरफ्तार 3 लोगों को रिमांड पर लिया गया है। मारपीट के मामले में नामजद करीब 12 लोगों सहित 200 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। मामले की सुनवाई अब 3 मई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो आजकल जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उस माहौल में जैसे हर कोई अपना अपना कुछ कुछ चलाना चाहता है। ऐसे में देशभक्त कौन है, देशभक्ति किसके दिल में सबसे ज्यादा है, वो भी जैसे साबित करना पड़ती है। कौन है देशभक्त और देशभक्ति साबित कैसे होगी, ये विवाद एक बार फिर से छिड़ गया है। इस बार बहस छिड़ी है वंदे मातरम के गाने को लेकर। मेरठ, वाराणसी और गोरखपुर के बाद अब इलाहाबाद नगर निगम के सदन में वंदे मातरम के गाने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। जबकि उत्तराखंड में भी त्रिवेंद्र रावत सरकार के मंत्री ने ऐलान किया है कि उत्तराखंड में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। पहले ये खबर देखिए, उसके बाद वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र यदि अभी जिंदा होते तो इस तरह के तमाम विवादों को देखकर क्या कहते, वो भी सुनेंगे। इलाहाबाद में नगर निगम के सदन में जब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जा रहा था, तब विपक्ष कई पार्षद अपनी जगह पर ही बैठे रहे और खड़े नहीं हुए। विपक्षी पार्टियों के पार्षदों की इस हरकत ने अब तूल पकड़ लिया है। मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने राष्ट्रीय गीत के वक्त बैठे रहने वाले पार्षदों के खिलाफ पुलिस में शिकायत करते हुए इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। वहीं उन्होंने दूसरी तरफ शासन को चिट्ठी भेजकर इन पार्षदों की सदस्यता खत्म किए जाने की सिफारिश भी कर दी है।
अभी बजट की बैठक शुरू नहीं हुई है, इसलिए हम अलग सा कोई प्रस्ताव रख नहीं सकते हैं। अगर कोरम हो जाता है कंप्लीट और लोगों का चाहत होती है तो हम उस पर बातचीत कर सकते हैं। मामला पुलिस में जाने के बाद इस मुद्दे पर सियासी संग्राम मचना शुरू हो गया है। वंदे मातरम कहना या जय श्री राम कहना ये कोई शिष्टाचार के खिलाफ नहीं है। अगर हम भारतवासी हैं, अगर हम भारत के संविधान में हैं और अगर हम अपने आप को भारतीय समझते हैं, माँ भारती के औलाद समझते हैं, तो वंदे मातरम, जय श्री राम ये सब कहने से कोई हमारा कद छोटा नहीं होता। हम लोगों ने किसी नई चीज का इस्तेमाल नहीं किया है। भारतीय पद्धति की जो मूल भाषा है वंदे मातरम, आज जो सदन की शुरुआत होनी थी, इस सदन की शुरुआत में हम लोगों ने एक प्रस्ताव माननीय महापौर को दिया है कि इस सदन की शुरुआत मूल रूप से जो भारतीय संस्कृत की मूल भाषा है वंदे मातरम, उससे इसकी शुरुआत होनी चाहिए। जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत उत्तर प्रदेश में आई है, तब से इन लोगों का रुख सांप्रदायिक ताकतों के साथ और बढ़ गया है और इस देश और प्रदेश में अमन चैन ये चाहते ही नहीं है। उधर उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने भी रुड़की में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा उत्तराखंड में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सभी कॉलेजों में सुबह 10 बजे राष्ट्रीय गान और शाम 4 बजे वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। अब 10 बजे राष्ट्रगान होगा और 4 बजे वंदे मातरम। हाल ही में मेरठ, वाराणसी और गोरखपुर के नगर निगम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने को लेकर विवाद हो चुका है। मेरठ नगर निगम की बोर्ड बैठक में वंदे मातरम के गाने पर विवाद सालों से चला आ रहा है। 1998 में व्यवस्था बनाई गई थी कि जो भी सदस्य वंदे मातरम नहीं गाना चाहते वो इसे गाते वक्त बैठक से बाहर चले जाएं। तभी से जब बोर्ड बैठक से पहले वंदे मातरम का गायन होता है तो मुस्लिम पार्षद सदन से बाहर चले जाते हैं। अब जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई है तो बीजेपी के पार्षद इस मुद्दे पर आक्रामक हो गए हैं। वंदे मातरम पर विवाद 1937 से चल रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दर्ज हुई जिसमें मांग की गई कि वंदे मातरम को गाना अनिवार्य किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों का मानना है कि वो वंदे मातरम नहीं गाना चाहते क्योंकि इस गाने में भारत माँ की पूजा की बात की गई है जो इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन सवाल यहाँ सिर्फ वंदे मातरम के गाने का नहीं है। सवाल ये है कि क्या किसी को कोई खास गीत या नारा लगाने के लिए मजबूर किया जाना ठीक है, और क्या वंदे मातरम गाए बिना कोई देशभक्त नहीं बन सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वंदे मातरम पर यह विवाद जाहिर सी बात है कि कई सवाल खड़े करती है, लेकिन सियासत ऐसी चीज होती है कि चाहे वस्तु कोई भी हो, विषय कोई भी हो, सियासत के नजरिया अलग होता है, नजर अलग होता है। ट्रिपल तलाक की बात करते हैं। ट्रिपल तलाक के मसले पर आज मुस्लिम महिलाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से मुलाकात की है। महिलाओं ने अपनी बातों को मुख्यमंत्री के सामने रखा। महिलाओं ने इस मसले पर सख्त कार्रवाई करने की बात और गुजारिश की है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से, और यही बात उन्होंने उनसे कही है। महिलाओं ने कहा कि सभी कौम के लिए एक कानून होना चाहिए, साथ ही 1 कंट्री 1 लॉ के लिए मजबूत कदम उठाने की भी मांग इन्हीं महिलाओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है। महिलाओं का यह भी कहना था कि सीएम योगी ने 3 तलाक के मसले पर उन्हें रमजान के पहले कोई न कोई समाधान निकाल देने का भरोसा दिया है। 3 तलाक के मामले पर हलचल अचानक तेज हो गई। एक तरफ देश में सर्वोच्च अदालत में इस मामले पर सुनवाई चल रही है, वहीं 3 तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं के एक हिस्से ने भी मोर्चा खोल रखा है। 3 तलाक पर कानूनी रोक की मांग के साथ ही शुक्रवार को राष्ट्रवादी मुस्लिम संघ से जुड़ी महिलाओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल में रामपुर की सीमा भी शामिल थी। उनके पति ने कथित तौर पर 3 तलाक उन्हें दे दिया, लेकिन सीमा का कहना है कि उन्होंने कभी 3 तलाक का शब्द सुना ही नहीं। सीमा के साथ साथ फरहा फैज भी सीएम से मिली। फरहा वकील हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ 3 तलाक से जुड़ी याचिका दायर कर रखी है। 3 तलाक को लेकर योगी से मिली इन महिलाओं का कहना है कि सीएम ने 3 तलाक के मसले पर उन्हें रमजान के पहले कोई समाधान निकालने का भरोसा दिया है। सीएम ने उन्हें राज्य की महिला और परिवार कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी को ये सुझाव देने को कहा कि सरकार इस मामले पर किस तरह से कदम उठा सकती है।
हम मुस्लिम लोगों ने अगर वोट दिया है, उनकी अपेक्षाएं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया हुआ है सो मोटो कॉग्निजेंस में कि किसी भी लेडी के साथ में जो है वो कोई इनजस्टिस नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एक बार में 3 तलाक दे देना कि अगर उसकी गलती है तब भी दे देना और नहीं गलती है तो तब भी दे देना। तो इस हथियार को जो है मैं चाहती हूँ कि खत्म किया जाए और हमें जो है ठोस कानून किया जाए। और जो इस तरह से एक साथ में 3 तलाक दे देते हैं बेगुनाह लेडी को, तो मैं चाहती हूँ उनके साथ जो है सबसे कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाए। दरअसल 3 तलाक का दंश झेलने वाली महिलाओं में केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार से नई उम्मीदें जगी हैं। 3 तलाक के मुद्दे पर कड़ी टिप्पणी करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बता दिया है। कोर्ट ने 3 तलाक देने को क्रूरता मानते हुए कहा कि कोई भी पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर नहीं है। हाई कोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख चुका है। बीजेपी ने यूपी चुनावों के दौरान 3 तलाक पर गंभीर पहल की बात कही थी। माना जा रहा है कि इस वजह से मुस्लिम महिलाओं के वोटों का एक खास हिस्सा बीजेपी के भी खाते में गया है। यूपी की सत्ता में आई बीजेपी के लिए इस मामले में अब ऐतिहासिक कवायद की चुनौती है। विक्रम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN लखनऊ। तो एक योगी शासन में है और एक योगिनी की ये बातें, जाहिर सी बात है कि इतना विरोधाभास कैसे संभाल पाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। चुनौतियां उनके सामने और भी हैं और इन्हीं चुनौतियों का सामना करते हुए योगी आदित्यनाथ ने एक नई घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री बने हैं वो, उसके बाद से सरकारी अधिकारियों की कार्यशैली में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। योगी राज में प्रदेश के कई अधिकारी और उनके सहायक आधी रात के बाद भी कार्य करने के लिए मजबूर हैं। अगर अब तक के मुख्यमंत्रियों की कार्यशैली पर नजर डालें तो दूसरे किसी भी मुख्यमंत्री ने इतना अधिक समय शायद ही अपने कार्यालय में बिताया हो जितना योगी अपने कार्यालय में बिता रहे हैं। और इसी दौरान कई बड़े फैसले भी ले रहे हैं। नए फैसलों में जहां बिजली 24 घंटे देने का फैसला है, वहीं 6ठी क्लास के बजाय पहली क्लास से ही अंग्रेजी पढ़ाने का भी फैसला है। सीएम योगी जानते हैं कि 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी एक बार फिर अहम रहने वाला है और जब केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार हो तो बिना काम किए जवाब देना मुश्किल होगा। योगी सरकार के पास यूपी को संवारने के लिए समय कम है और काम ज्यादा, लिहाजा वो ना तो मौका देख रहे हैं और ना ही वक्त। योगी ने अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ देर रात तक बैठक की और यूपी के कायाकल्प के लिए उनसे सुझाव मांगे। रात करीब 1 बजे तक चली बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। तय किया गया कि 14 अप्रैल से हर जिला मुख्यालय को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। ऊर्जा के क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 24 घंटा बिजली और तहसील पे 20 घंटा और 18 घंटा गांव में, ये देने का हमारा वादा है और संकल्प इसको हम अप्रैल में लागू करना चाहते हैं। योगी सरकार ने ये भी तय किया है कि पिछली सरकार के समय से चली आ रही योजनाओं से समाजवादी शब्द को हटाया जाएगा और इसकी जगह मुख्यमंत्री शब्द जोड़ा जाएगा। सरकार ने आगरा और ग्रेटर नोएडा के जेवर में एयरपोर्ट को भी मंजूरी दी है। तो साथ ही यूपी सरकार ने स्कूलों में योग को अनिवार्य बना दिया है। ये शारीरिक शिक्षा का एक अंग रहेगा और इसके साथ ही अब राज्य में स्कूलों में अंग्रेजी पहली क्लास से ही पाठ्यक्रम का हिस्सा होगी। फिलहाल सरकारी स्कूलों में 6ठी क्लास के बाद से अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। योग के महत्व को पाकिस्तान जैसे देश में भी योग हो रहा है, कई अरब देशों में भी योग की क्रियाएं होती हैं। हमने ये कहा है कि जो योग है वो शारीरिक शिक्षा, जो अनिवार्य शिक्षा है, उसका एक अंग होना चाहिए, उसका पार्ट भी। तो ये जो योग है ये अनिवार्य शिक्षा का एक अंग होगा और पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा के साथ में सम्मिलित होगा। यूपी सरकार ने स्कूली शिक्षा में पारदर्शी तरीके से शिक्षकों की भर्ती का भी वादा किया। सीएम आदित्यनाथ योगी कह चुके हैं कि शिक्षा व्यवस्था में संस्कृति और आधुनिकता का मेल होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो योगी आदित्यनाथ जिस तरह से लगातार काम करना चाहते हैं, लगातार उत्तर प्रदेश में सुधार करना चाहते हैं और APN भी उनके इस काम में मदद कर रहा है। हमने एक नई श्रृंखला शुरू की है, सुनिए योगी जी। इसमें हम उन तमाम मसलों को, उन तमाम विषय को, उन तमाम तस्वीरों को उनके सामने रखते हैं जिस पर कार्रवाई की जरूरत है। तो आज इस श्रृंखला में बात अंग्रेजी की, शिक्षा की, शिक्षकों की।
तो यूपी में शिक्षा व्यवस्था की क्या हालात हैं, अगर ये देखना है तो आप प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक के किसी भी शिक्षण संस्थान में जाकर देख सकते हैं। शिक्षकों की योग्यता से लेकर सुविधाओं को लेकर आपको तमाम खामियां देखने को मिल जाएंगी। अब जबकि योगी सरकार सत्ता में है तो लोगों को उम्मीद भी है कि शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सरकार बड़े और कड़े कदम उठाएगी। कम से कम वो तमाम तस्वीरें बदलेंगी जहां स्कूल हैं तो शिक्षक नहीं, कहीं शिक्षक हैं तो इमारत नहीं, और कहीं न तो शिक्षक हैं न स्कूल हैं, केवल बच्चे हैं। और यदि शिक्षक हैं भी तो कई ऐसे हैं जिनकी योग्यता ही नहीं कि वो बच्चों को पढ़ा सकें। ऐसे में अंग्रेजी की कल्पना क्या महज कल्पना रह जाएगी या हकीकत में बदलेगी? देखिए एक रियलिटी चेक उत्तर प्रदेश के स्कूलों का। उप मुख्यमंत्री कौन है मैडम? काम आसान नहीं है, राह मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी ही होगी। मुख्यमंत्री योगी का सपना है कि शिक्षा के क्षेत्र में यूपी आगे बढ़े, आधुनिकता के साथ संस्कृति की मेल शिक्षा में दिखाई दे। इसके लिए सरकार को व्यापक योजना पर काम करना होगा। कारण है यूपी में बद से बदतर होती शिक्षा व्यवस्था। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थाओं की हालत खस्ताहाल है। यूपी में प्राइमरी स्कूलों की संख्या बेहद कम है और जो है भी वहाँ पठन पाठन के लिए जरूरी सुविधाओं का बेहद अभाव है। यूपी में न सिर्फ शिक्षकों का भारी अभाव है, बल्कि जो हैं भी उनकी क्षमता को लेकर भी संदेह होता है। और ये संदेह यूं ही नहीं है, यूपी में शिक्षा के सच के पीछे की हकीकत क्या है, जरा देखिए। राष्ट्रपति कौन है आपके? मैडम मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उप मुख्यमंत्री कौन है मैडम? ये तस्वीरें देखने के बाद ये कहने की जरूरत नहीं है कि देश का भविष्य कैसे हाथों में है। मैडम बच्चों को जनवरी की स्पेलिंग बता रही हैं। यूं तो जनवरी की स्पेलिंग JANUARY होती है, लेकिन मैडम ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को जनवरी की स्पेलिंग JANWARY बता रही है। यूपी में प्राइमरी से लेकर इंटर तक के स्कूलों का कमोवेश यही हाल है। भ्रष्टाचार के दीमक ने शिक्षा व्यवस्था को इतना खोखला कर दिया है कि अंदर कुछ बचा ही नहीं है। यानी वर्तमान में यूपी की शिक्षा व्यवस्था महज औपचारिकता बनकर रह गई है। जब शिक्षकों की ये हालत है तो बच्चों के भविष्य की कल्पना की जा सकती है। योगी सरकार की सबसे पहली कोशिश यूपी की शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाने की होनी चाहिए। लोगों को उम्मीद है कि नई सरकार में नई व्यवस्था में शिक्षा को उसका असली मुकाम मिलेगा और नौनिहालों का भविष्य सुधरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो ये शिक्षा का हाल है। ये महज कुछ तस्वीरें हैं, ऐसी तस्वीरें तमाम उत्तर प्रदेश में बिखरी पड़ी हैं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सुधार करना चाहते हैं, हम अपील करेंगे मुख्यमंत्री कार्यालय से, मुख्यमंत्री से और शिक्षा मंत्री से कि वो इन तस्वीरों पर ज़रूर ध्यान दें और APN के इस मुहिम पर ध्यान दें और साथ ही इसमें सुधार ज़रूर करें। इस मुहिम में आप भी हमारा साथ दे सकते हैं। तमाम वो तस्वीरें जिसमें आप सुधार चाहते हैं, तमाम वो मसले जिसमें आप सुधार चाहते हैं, आप APN से जुड़कर उसमें सुधार करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री के पहल में अपना साथ दे सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करने हैं, बस आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हमारा एड्रेस है सोशल मीडिया का, ट्विटर हैंडल है हमारा APN न्यूज इंडिया, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। और DM यानी कि डायरेक्ट मैसेज के द्वारा आप उन तमाम मसलों को हमारे सामने रख सकते हैं जिस पर आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कर सकें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643106027। इस नंबर पर भी आप अपनी पूरी खबर, वस्तु स्थिति या वो जगह जहां पर आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित हो, उसे भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है APN न्यूज इंडिया, इसे आप लाइक कर सकते हैं और यहां पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। ईमेल के द्वारा जुड़ने के लिए हमारा ईमेल ID नोट करें, contact@apnlive.com। तो बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो याद कर लेते हैं समाजवादी पार्टी को भी, जहां पर चल रही उठापटक का जिक्र बार बार हो ही जाता है। सपा नेता शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को कहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव की जगह खुद पार्टी की कमान संभालते हुए कहा था कि चुनाव के बाद वे अध्यक्ष पद छोड़ देंगे यदि वो हार जाते हैं। शिवपाल ने कहा कि अखिलेश ने नेताजी को पद वापस करने का वादा किया था, वो उसे पूरा करें। शिवपाल इटावा के जिला जेल पहुंचकर बंद कैदियों का हालचाल ले रहे थे जब मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही। अब नैतिकता तो यही थी और कहा भी था, अब लेकिन नहीं दे रहे तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा। बड़ी चर्चा अब इसका जवाब तो वही दे सकते। तो सियासत और नैतिकता एक साथ चल पाए ऐसा बिरला ही होता है। बात शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ की करें। एयर इंडिया ने शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ पर लगे बैन को तत्काल प्रभाव से हटा लिया है। एयर इंडिया के इस फैसले के बाद अब दूसरी एयरलाइंस भी उन पर से बैन हटा सकती हैं। उड्डयन मंत्रालय ने एयर इंडिया को चिट्ठी लिखकर बैन हटाने का आदेश दिया था। शिवसेना के चप्पल मार सांसद रविंद्र गायकवाड़ की सारी हेकड़ी निकल गई है और उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखकर अपनी करनी पर माफी मांगी, जिसके बाद शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ पर लगा बैन हटा लिया गया। सांसद पर एयर इंडिया के कर्मचारी को चप्पल से पीटने का आरोप था। एयर इंडिया ने तो पहले ही उड़ने पर रोक लगा दी थी, रही सही कसर बाकी विमानन कंपनियों ने पूरी कर दी थी। जब एयर इंडिया समेत 7 एयरलाइंस ने गायकवाड़ के फ्लाइटों में बैठने से रोक लगा दी थी। एयर इंडिया ने कई बार गायकवाड़ की फ्लाइट के टिकट रद्द कर दिए थे। इस पर गायकवाड़ ने कहा कि उन्होंने फ्लाइट में कोई टिकट बुक ही नहीं की थी। नहीं बुक किया सर आपके नाम पे टिकट बुक किया, वो एयर इंडिया चेक करे ना। कैसे जाएंगे सर? अरे मैं ट्रेन से जाऊंगा, बाय रोड जाऊंगा। Minister of Civil Aviation has today directed us to lift the ban in view of the apology tendered by Mr. Gaikwad to the Honorable Minister of Civil Aviation. The ban placed by Air India on Mr. Gaikwad has therefore been lifted with immediate effect. ऑल इंडिया केबिन क्रू एसोसिएशन यानी AICCA ने गायकवाड़ को एयर इंडिया के कर्मचारी से बिना शर्त माफी मांगने की शर्त रखी थी। AICCA ने एयर इंडिया को लिखे पत्र में कहा था कि गायकवाड़ के मसले पर सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। ये कैबिन क्रू और फ्लाइट सेफ्टी का रिस्क है। इन्होंने जो हरकत की है कभी रिपीट होगा तो जहाज भी गिर सकता है। देयर कैन बी एनीथिंग। शिकागो कन्वेंशन के तहत ये ऑलरेडी लॉ है इंडिया में। Any airline can put anybody on any no-fly list. There is no restriction on this. Chicago and Tokyo Convention दोनों ही adopted है इंडियन पार्लियामेंट ने। इस पूरे प्रकरण पर गायकवाड़ ने लोकसभा में सफाई दी थी। उन्होंने सदन से तो माफी मांगी, लेकिन एयर इंडिया के कर्मचारी से माफी मांगने से इनकार किया था। लेकिन अब उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखकर माफी मांगी है। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ पर 23 मार्च को एयर इंडिया के कर्मचारी को 25 बार सैंडल मारने का आरोप था। इस मामले के सामने आने के बाद उन्होंने माफी मांगने से इनकार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो चप्पल मार शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ की उड़ान से प्रतिबंध हटा ही लिया गया है। उधर एक और सांसद के रूखे बर्ताव से एयर इंडिया के कर्मचारियों और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन पर आरोप है कि उन्होंने एयर इंडिया की दिल्ली से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट को करीब 40 मिनट तक रोके रखा। वो सीटों की व्यवस्था को लेकर एयर इंडिया के अधिकारियों से बहस करती रही, जिसकी वजह से विमान ने देर से उड़ान भरी। एयर इंडिया के मुताबिक तृणमूल सांसद डोला सेन ने पहली पंक्ति में अपने लिए 2 सीट बुक की थी। इन सीटों के लिए उन्होंने अतिरिक्त धनराशि भी चुकाई थी। लेकिन जब सांसद डोला सेन विमान में व्हील चेयर पर बैठी अपनी मां के साथ पहुंची तो उन्हें केबिन क्रू ने वह सीट देने से इनकार कर दिया। केबिन क्रू ने उन्हें नियमों का हवाला देकर कहा कि व्हील चेयर पर बैठे यात्रियों को इमरजेंसी एग्जिट सीट नहीं दी जा सकती। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद अब आप के दफ्तर पर गाज गिर गई है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राउज एवेन्यू स्थित आम आदमी पार्टी के दफ्तर का आवंटन रद्द कर दिया है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने आपके इस दफ्तर का अलॉटमेंट किया था। आप नेता संजय सिंह ने मीडिया को ये जानकारी दी। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में इस अलॉटमेंट की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे।
बीजेपी का राज्य मुख्यालय तो मंत्री का बंगला मिल सकता है 14 पंत मार्ग उनको। बीजेपी को तो स्कूल की जगह पे आईटीओ के पास जमीन का आवंटन हो सकता है। बीजेपी को मंत्री का बंगला अशोका रोड पे मिल सकता है राष्ट्रीय कार्यालय के लिए। कांग्रेस को भी मिल सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी को नहीं मिल सकता। आम आदमी पार्टी के प्रति एक भेदभाव की दृष्टि, एक दुर्भावना की दृष्टि। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर, जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी का जो रवैया रहा है वो अब तक उल्टे चोर कोतवाल को डांटेगा रहा है और कुछ इसी अंदाज में आज संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी का बचाव किया। राज्यसभा के पूर्व सांसद और बीजेपी लीडर तरुण विजय नस्ली कमेंट को लेकर विवादों में आ गए हैं। उन्होंने एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस के प्रोग्राम में बातचीत के दौरान कहा था कि भारतीयों को नस्ली कहना गलत होगा, ऐसा होता तो हम दक्षिण भारतीयों के साथ कैसे रह पाते। हालांकि उन्होंने अपने बयान पर माफी मांग ली है। इंडियन अफ्रीकन पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप के अध्यक्ष तरुण विजय को अल जजीरा के ऑनलाइन शो द स्ट्रीम में बुलाया गया था। इस प्रोग्राम का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें तरुण कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अगर हम नस्ल भेद करते तो पूरा साउथ, तमिल, केरल, कर्नाटक और आंध्र कैसे हमारे साथ रहते, हम क्यों उनके साथ रहते, हमारे चारों तरफ काले लोग हैं। जाहिर सी बात है कि ये जिस संदर्भ में कहा गया वो संदर्भ भी गलत था और जिस तरह से कहा गया वो भी गलत था और शायद इसी बात को समझकर तरुण विजय ने माफी मांग ली। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र रावत सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने प्रदेश के सभी राज्य मार्गों को अन्य जिला मार्ग से बदल दिया है। सरकार ने ये फैसला शराब की दुकानों को खोलने को लेकर किया है। विभिन्न शहरों से गुजरने वाले स्टेट हाईवे का उतना भाग स्टेट हाईवे नहीं रहेगा जो शहर से गुजरता है। उत्तराखंड में ऐसे 64 स्टेट हाईवे हैं। टोटल स्टेट में 64 राज्य मार्ग हैं नोटिफाइड स्टेट हाईवे। ये विभिन्न नगरीय क्षेत्रों से गुजरते हैं। करीब 63 नगरीय क्षेत्र उसमें आते हैं, नगर निगम, जिला नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत। तो उनके जो सीमा के अंतर्गत जो हिस्सा आएगा इन स्टेट हाईवेज का, अब वो स्टेट हाईवे नहीं कहलाएंगे, उनका वर्गीकरण बदल दिया गया है। अब वो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड कहलाएंगे। आगे हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के उस जज को जिसने सबसे ज्यादा फैसले देकर रिकॉर्ड बना लिया है और साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर अक्षय कुमार के नेशनल अवार्ड पर क्यों विवाद मचा हुआ है। तो चलिए अभी फिलहाल देख लेते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। तमिलनाडु में एआईएडीएमके की दिवंगत नेता जे जयललिता की राजनीतिक वारिस बनने की होड़ जारी है। जयललिता के विधानसभा क्षेत्र आर.के. नगर में उपचुनाव हो रहा है और एआईएडीएमके के ओ पनीरसेल्वम धड़े के उम्मीदवार के समर्थक दिवंगत नेता के शव के साथ प्रचार कर रहे हैं। समाजसेवी अन्ना हजारे ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया। शुक्रवार को अन्ना हजारे ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सत्ता के चक्कर में पड़कर सभी सिद्धांतों को भूल चुके हैं। अन्ना हजारे ने गुस्सा वीके शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद कहा। शुक्रवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उस वक्त एक बड़ा हादसा होते होते बच गया जब 2 विमान आमने सामने आ गए। मिली जानकारी के मुताबिक एक विमान एयर इंडिया का था तो दूसरा इंडिगो का। जब ये दोनों विमान एक ही रनवे पर आए तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल कम्युनिकेशन ने तुरंत एक्शन लेते हुए विमानों के बीच होने वाली टक्कर को टाल दिया। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल सका कि दोनों विमान एक ही रनवे पर कैसे आए। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कई विकसित देशों की तर्ज पर ही रोजाना इजाफा हो सकता है यदि सरकार ने तेल कंपनियों द्वारा दिए गए प्रस्ताव को मान लिया। सरकारी तेल कंपनियों का तेल की कीमतों की रोजाना समीक्षा करने की योजना है। अभी तेल की कीमतों में समीक्षा हर 15 दिनों में किए जाने का प्रावधान है। अभी तक बैंक में खाता खोलने वाले जिन लोगों ने पैन कार्ड जमा नहीं किया वो 30 जून 2017 तक अपना पैन कार्ड बैंक में जमा करा सकते हैं। केंद्र सरकार के अधीन आने वाले वित्त मंत्रालय ने इस बाबत नए निर्देश जारी किए। अभी तक बैंक में खाता खोलने वाले जिन लोगों ने पैन कार्ड जमा नहीं किया वो अब 30 जून 2017 तक अपना पैन कार्ड बैंक में जमा कर सकते हैं। आयकर विभाग ने शुक्रवार को तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर के आवास पर छापा मारा। विभाग की तरफ से एक कार्रवाई विजय भास्कर के खिलाफ कई सारी शिकायतों के बाद की गई। हालांकि इस पूरे मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। आर.के. नगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले राज्य की राजनीति में बड़ा भूचाल आया। उपचुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी के एक मंत्री पर वोट के बदले नोट मांगने का आरोप लगा है। आयकर विभाग ने स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर और उनके सहयोगियों के आवास पर छापा मारा। विजय भास्कर एआईडीएमके के 2 हिस्सों में बंटने के बाद से सुर्खियों में है। पूर्व सीएम ओ पनीरसेल्वम ने उन पर वीके शशिकला के साथ देने और सीएम पद छोड़ने के लिए उन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था। शशिकला के समर्थकों ने छापेमारी के पीछे केंद्र सरकार का हाथ बताया।
Thing is there, not even 10,000 rupees they didn't find, sir. But honestly, the harassment is going on. They're not allowing my children to go to the school, sir. He's crying. Not only minister, health minister, threatening all the party cadres. We are not afraid of this type of attitude by the income tax officers. Sir, do you think that the central government is trying to pressurize Sasikala's faction, that is TTV Dinakaran, so that all these raids are happening? Do you see that? You ask the question, answer is from you. खबरों की माने तो स्वास्थ्य मंत्री विजय भास्कर अपने कारोबार को लेकर पिछले 1 साल से आयकर विभाग के निशाने पर थे। मंत्री की बहन और अन्य रिश्तेदारों के घर पर भी छापेमारी की गई। विजय भास्कर शशिकला के करीबी माने जाते हैं और पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करने का काम करते हैं। आयकर विभाग ने अभिनेता से नेता बने आर सूरत कुमार, पूर्व एआईडीएम के विधायक सी राजेंद्रन और एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एस गीता लक्ष्मी के घरों की भी तलाशी ली। बीजेपी ने इस बात को सिरे से खारिज किया कि आईटी विभाग की छापेमारी से उनका कोई लेना देना है। They are blaming the central party as well as BJP, but this could not be a single day process. The IT department should have analyze the situation and analyze the movement of all these houses, from all these houses. With evidence only, they would have ordered for this probe. आयकर विभाग ने चेन्नई में करीब 20 जगहों जबकि राज्य में 11 अन्य स्थानों पर छापे मारे। आरके नगर विधानसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद खाली हुई थी। 12 अप्रैल को इस सीट पर उपचुनाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। भारतीय रेलवे अपनी कमाई बढ़ाने के मकसद से ट्रेनों और स्टेशनों पर कंपनियों को ब्रांड प्रमोशन और विज्ञापन देने की इजाजत देने जा रहा है, पर इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से उसे कड़ी नसीहत दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए रेलवे को ट्रेनों और स्टेशनों का इस्तेमाल ऐसे प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग के लिए नहीं होने देना चाहिए जो लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ए.के. मित्तल को लिखे पत्र में स्वास्थ्य सचिव सी.के. मिश्रा ने कहा कि ऐसे उत्पाद प्रमोट करने का विपरीत असर पड़ेगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। इससे सरकार के उन प्रयासों पर भी बुरा असर पड़ेगा जिसके अंतर्गत शराब, तंबाकू, हाई फैट और ज्यादा चीनी नमक वाले खाद्य पदार्थों का सेवन कम करने की अपील की जा रही है। रेलवे की नई नीति, जिसे अभी रेलवे बोर्ड की मंजूरी मिलना बाकी है, उसके तहत कोई भी कंपनी ब्रांडिंग के लिए पूरी ट्रेन या स्टेशन का इस्तेमाल करने का अधिकार खरीद सकती है। वो ट्रेन की बोगियों के अंदर और बाहर अपने विज्ञापन लगा सकती है। इस पर चिंता जताते हुए स्वास्थ्य सचिव सी.के. मिश्रा ने कहा कि ऐसे उत्पादों के प्रमोशन से लोगों में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय विज्ञापन के कड़े मानदंडों, सचित्र चेतावनी और तंबाकू उत्पादों पर ज्यादा टैक्स लगाकर देश में तंबाकू के सेवन कम करने की कोशिश कर रहा है। उसकी कोशिश ज्यादा नमक, फैट और चीनी वाले उत्पादों के इस्तेमाल को कम करने की भी है और यही वजह है कि वो रेलवे से भी अपील कर रहा है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स के प्रचार का माध्यम न बने। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान उत्तर प्रदेश के कानपुर में मारे गए 127 लोगों की मौत की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट अब तैयार हो गया है। याचिका पर सुनवाई 24 अप्रैल को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को साल 1984 की हिंसा को लेकर एसआईटी की निगरानी के लिए पैनल के गठन की मांग वाली याचिका के साथ जोड़ दिया है। इस याचिका में कहा गया है कि मामले में कुल 2800 एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन किसी में भी आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक जज ने अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। मुजफ्फरनगर की फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज ने 327 दिन में 6065 केसों पर फैसला सुनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जज तेज बहादुर सिंह का कहना है कि ऐसा करने के पीछे उनका मकसद कोर्ट में लंबित केसों का निपटारा करना और लोगों को इंसाफ देना था। जज तेज बहादुर सिंह ने ये फैसले तब दिए जब जिले में वकीलों की हड़ताल चल रही थी। गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड की ओर से भी उनकी लिस्ट में सिंह का नाम शामिल किए जाने की पुष्टि की गई है। भारत की अदालतों में करीब 3 करोड़ केस पेंडिंग हैं और निचली अदालतों में 5000 जजों की कमी है। ऐसे में इस तरह के जज जाहिर सी बात है कि एक उदाहरण के रूप में सामने आते हैं। भारत और इजराइल के बीच एक बेहद
बड़े और अहम रक्षा सौदे पर मुहर लग गई है। इस डील का फाइनल होना पीएम नरेंद्र मोदी की जुलाई में प्रस्तावित इजराइल दौरे से पहले दोनों देशों के बीच सामरिक रिश्तों को मजबूती प्रदान करने वाला है और भारत और इजराइल के बीच के संबंध में नया इतिहास, नया अध्याय जोड़ेगा। आसमान से आने वाले दुश्मन को पल भर में ढेर कर देगा भारत। दुश्मन के मिसाइल और एयरक्राफ्ट को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर देगी भारत और इजराइल के बीच हुई सबसे बड़ी डील। भारत ने इजराइल के साथ $2 बिलियन यानी करीब 12,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील पर दस्तखत किए हैं। इसके तहत इजराइल भारत को मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने इसकी जानकारी दी। इस डिफेंस सिस्टम के मिलने के बाद दुश्मनों के एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ड्रोन को 70 किलोमीटर तक के दायरे में मार गिराया जा सकेगा। इस डील का मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुलाई में प्रस्तावित इजराइल दौरे से पहले दोनों देशों के बीच सामरिक रिश्तों को मजबूती देना है। न्यूज एजेंसी IAI की खबर के मुताबिक इजराइल भारत को मध्यम दूरी तक मार करने वाली अत्याधुनिक जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम MRSAM देगा। इसके अलावा इजराइल भारत को लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी LRSAM भी मुहैया कराएगा। इस रक्षा सौदे के लिए इजराइल ने भारत को शुक्रिया कहा। इजराइल ने भारत के रक्षा संस्थान DRDO के साथ मिलकर सैन्य साजो सामान बनाने की बात पर भी सहमति जताई है। इजराइल भारत के टॉप 3 डिफेंस सप्लायर में से एक है। भारत इजराइल के बीच कई और रक्षा सौदे पाइपलाइन में हैं। इनमें 2 इजराइल निर्मित फॉल्कन एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी AWACS भी शामिल है, जिन्हें रूस निर्मित IL-76 मिलिट्री एयरक्राफ्ट पर लगाया जाना है। इसके अलावा 4 एरोस्टेट रडार और कुछ हमलावर ड्रोन भी खरीदे जाने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट APN। उत्तर अमेरिका में फिर एक भारतीय की हत्या हुई है। हथियारों से लैस 2 नकाबपोश लुटेरों ने वॉशिंगटन में एक गैस स्टेशन पर पंजाब के विक्रम जारयाल को गोली मार दी। जारयाल गैस स्टेशन पर बने कन्वीनियंस स्टोर पर क्लर्क थे। गुरुवार को वह ड्यूटी पर थे जब नकाब पहने 2 लोग स्टोर को लूटने लगे। पुलिस ने बताया कि जारयाल ने उन्हें सारा पैसा दे दिया, लेकिन इसके बावजूद एक शख्स ने उन पर फायर कर दिया। जारयाल को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के कुछ मिनट बाद ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। उस वक्त जारयाल जिंदा थे। मरने से पहले उन्होंने अधिकारियों को घटना के बारे में बताया। कुछ समय बाद हॉस्पिटल में जारयाल की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए वो स्टोर के सर्विलांस कैमरों को भी खंगाल रही है। याकिमा पुलिस डिपार्टमेंट के माइक बेस्टनली के मुताबिक कुछ लोग आरोपियों को जानते हैं। सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके इस घटना पर गहरा अफसोस जताया है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से यूएस में हेट क्राइम की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। इससे पहले कई अन्य भारतीयों पर भी हमले हो चुके हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरियन सरकार के एक एयरफील्ड पर मिसाइल हमला करने का आदेश दे दिया। अमेरिका का आरोप है कि इसी एयरफील्ड का इस्तेमाल कर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने मंगलवार को इदलिब प्रांत में निर्दोष नागरिकों पर प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों से हमला किया था। हालांकि अभी तक इसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। ट्रंप ने इसकी प्रतिक्रिया के तौर पर ही मिसाइल हमले का निर्देश दिया है, जिसे लेकर रूस बेहद नाराज है। विद्रोहियों के कब्जे वाले सीरिया के नॉर्थ वेस्ट इदलिब प्रांत में सीरियाई सेना के रासायनिक हमले के बाद अमेरिका ने सीरिया के एयरबेस पर 60 क्रूज मिसाइलें दागी। खबरों के मुताबिक अमेरिकी मिसाइलों ने शायरत एयरबेस को निशाना बनाया। अमेरिका का मानना है कि सीरिया के विद्रोहियों वाले इलाके में जो रासायनिक हमले किए गए वो इसी एयरबेस से किए गए थे। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये भी साफ किया है कि अमेरिका उन जगहों को निशाना नहीं बनाएगा जहां रूसी सेना की तैनाती की गई है। सीरिया को रूस के समर्थन पर ट्रंप ने कहा कि उन्हें रूस से किसी तरह की इजाजत नहीं चाहिए। खबरों के मुताबिक यूएस नेवी ने करीब 60 टॉमहॉक मिसाइलें भूमध्य सागर में तैनात जंगी जहाजों से दागी। सीरिया की सरकार का कहना है कि अमेरिकी मिसाइलों ने उनके कई सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि बीते सालों में की गई तमाम कोशिशों के बाद भी सीरियाई राष्ट्रपति असद के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया है। असद को लेकर व्हाइट हाउस और अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन सैन्य विकल्प पर विचार कर सकते हैं। 4 अप्रैल को सीरिया के नॉर्थ वेस्ट इदलिब प्रोविंस में हवाई हमलों के बाद उठी जहरीली गैस से करीब 100 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 11 बच्चे भी शामिल थे। हमले में 400 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। हाल के दिनों में सीरिया पर यह अमेरिका की सबसे बड़ी कार्रवाई है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और अब बात करते हैं आज के इतिहास की।
7 अप्रैल 1827 में ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन वॉकर ने माचिस की बिक्री शुरू की थी। 7 अप्रैल 1969 में अमेरिकी सेना की एक परियोजना के रूप में इंटरनेट का जन्म हुआ था और 7 अप्रैल 1978 में अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने विवादास्पद न्यूट्रॉन बम के विकास और उत्पादन के काम पर रोक लगा दी थी। 7 अप्रैल 1920 में प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर का बनारस में जन्म हुआ था और 7 अप्रैल 1921 में क्रांतिकारी नेता सन्यात सेन चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति बने थे। उधर बॉलीवुड के जंपिंग जैक और जेम्स बॉन्ड जितेंद्र आज 75 साल के हो गए। सदाबहार हीरो के रूप में जितेंद्र को जाना जाता है। हर तरह की भूमिका उन्होंने की, संजीदा से लेकर खिलंदड़ कलाकार तक हर रूप में वो पहचाने गए, जाने गए और इस तरह से एक परंपरा का नाम बन गए हैं जितेंद्र की कुछ खूबसूरत यादों के साथ आज देश की बात में बस इतना ही। नमस्कार।